हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम धातु एवं उपधातु के कुछ गुणधर्म देखेंगे और इसमें कुछ स्पेसिफिक धातु के ही हम गुणधर्म देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मैंने आपके साथ साइंस के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली वीडियो शेयर करी थी, तो उसमें मैंने बताया भी था कि धातु एवं उपधातु एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है जिसको आपको कवर करना है। तो आज की इस वीडियो में आपका ये धातु एवं उपधातु वाला जो चैप्टर है 10th क्लास के एनसीईआरटी का, ये आपका क्लियर हो जाएगा जितने भी इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा और बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। और इसमें जो फैक्ट्स हैं उसे जानकर आप हैरान भी होंगे और बहुत अच्छे ये फैक्ट्स हैं। ठीक है, आप अगर कहीं साइंस पढ़ाते भी हो तो आपको भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी और जितनी भी प्रीवियस वीडियोस हैं उन सभी के जो पीडीएफ है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दिए हैं, आप वहां से वो कलेक्ट कर सकते हैं। बाकी चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली चीज है यहाँ पे, सोना और चांदी सबसे आघातवर्धीय धातु होती है। अब आघातवर्धीयता का मतलब क्या होता है? तो आघातवर्धीयता जब हम किसी धातु को पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, उस गुणधर्म को हम धातु की आघातवर्धीयता कहते हैं। तो सोना और चांदी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सोना और चांदी को हम पीट कर बहुत ही लंबी चादर बना सकते हैं, तो इसलिए सोना और चांदी में सबसे ज्यादा आघातवर्धीयता का गुण होता है। इसके अलावा सोना सबसे अधिक तन्य धातु भी होता है। अब देखिए, 1 ग्राम सोने को हम कितना ज्यादा खींचकर लंबा कर सकते हैं। तो 1 ग्राम सोने को हम 2 किलोमीटर लंबी तार में परिवर्तित कर सकते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा तन्य धातु होता है कि 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम इतना सा होता होगा, एकदम छोटा सा, और उसे हम 2 किलोमीटर लंबी तार बना सकते हैं। आप इमेजिन करिए कितना ज्यादा तन्य होता है ये धातु। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका सीसा तथा पारा धातु होते हुए भी ऊष्मा के कुछ कुचालक होते हैं। क्या है? सीसा और पारा धातु होते हुए भी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो ये एक्सेप्शंस हैं जो कि हमें पता होने चाहिए धातु और अधातु के बारे में भी। ठीक है, इसी तरह विद्युत तार पर जो एक परत चढ़ी होती है प्लास्टिक की, वो किस चीज की बनी होती है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत बनी रहती है, जिससे कि हमें करंट नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर वे धातु जो कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम सोना रस कहते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सोना रस से आपका क्या तात्पर्य है, तो वे धातु जो कि सतह से टकराने के बाद ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम सोना रस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका ब्रोमीन ऐसा धातु है जो द्रव होता है। बेसिकली हमने पढ़ा है कि कोई भी द्रव अधातु नहीं होता है। द्रव जितनी भी धातु होती हैं वो सारी गैसेज होती हैं। तो ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, इसी तरह फिर पारा, मरकरी हो गया, ये कुछ ऐसे धातु होते हैं जो कि ठोस ना होकर ये कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने वो थर्मामीटर देखा होगा, या फिर आपने जो जिससे फीवर चेक करते हैं एक पारा टाइप, वो देखा होगा। तो पारा एक धातु है और धातु होते हुए भी वो द्रव अवस्था में होता है, जबकि धातु जितनी भी होती हैं वो सारी कठोर होती हैं और ठोस अवस्था में पाई जाती है। बट यहाँ पे फिर से ये एक्सेप्शन है कि पारा, मरकरी जिसे हम कहते हैं, वो धातु होते हुए भी ठोस अवस्था में ना होकर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसी तरह धातुओं का द्रवणांक अत्यधिक होता है, किंतु गैलीलियम तथा सीजियम का द्रवणांक बहुत ही कम होता है। ये ऐसे धातु हैं जिन्हें हाथ पर रखे तो ये पिघलने लगते हैं। ठीक है, जैसे कि ये भी एक एक्सेप्शन है। हम जानते हैं कि कोई भी धातु का द्रवणांक अधिक नहीं होता है, वो गल नहीं सकते। जैसे लोहा हो गया, जैसे तांबा हो गया, पीतल हो गया, ये कमरे के तापमान पर या फिर किसी भी अवस्था में जल्दी से पिघलती नहीं है। बट कुछ धातु ऐसी भी हैं जो कि हाथ पर रखते ही पिघलने लगती हैं, जैसे गैलीलियम तथा सीजियम। इसी तरह फिर आपका 9th जो है, हमें पता है सभी अधातु अचमकदार होती है, कि धातु में अधातु जो होती है वो चमकदार नहीं होती है, किंतु आयोडीन एकमात्र ऐसा अधातु होता है जो कि चमकदार होता है।
ठीक है। बेसिकली जो अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं, वो चमकदार नहीं होते हैं, नहीं चमकते। जैसे आपकी लकड़ी हो गई, ठीक है, ये कभी चमकदार नहीं होती है। इसके अलावा गैसेज हो गई, वो कभी चमकती नहीं है। तो ये सारी अचमकदार होते हैं, किंतु आयोडीन एकमात्र ऐसी धातु है जो कि चमकदार अवस्था में पाई जाती है। फिर है कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो विभिन्न रूपों में पाया जाता है और इसीलिए इसके प्रत्येक रूप को एक अपरूप कहा जाता है, जिसमें से आपका हीरा जो है वो कार्बन का एक अपरूप है। फिर इसी तरह आपका जो ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल में लगा रहता है, वो भी एक इसका अपरूप है। और जो ग्रेफाइट होता है ना, वो आपका विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखना कि जो ग्रेफाइट है उसमें एक तार बांध देना और फिर एक तार बैटरी से लगाना, दूसरी तार बल्ब से लगा देना और ग्रेफाइट में जोड़ते हुए कनेक्शन करके देखना, क्या आपकी लाइट जलती है? तो हाँ, उस कंडीशन में आपकी लाइट जलेगी, क्योंकि ग्रेफाइट से आपका जो करंट होता है वो पास हो जाता है। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन अलग। फिर नेक्स्ट है फिर आपका क्षारीय धातु, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम इतने मुलायम होते हैं कि इन्हें आराम से चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, इन्हें आराम से चाकू से काटा जा सकता है, किंतु हमें पता है कि धातु इतने ठोस होते हैं कि उन्हें आराम से चाकू से नहीं काटा जा सकता है, बट स्टिल ये एक्सेप्शन है। देन नेक्स्ट है आपका अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, अधातु जो होते हैं वो सारे ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो वो अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगे, और उसी तरह फिर जो धातु होते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे आपकी कार्बन जो डाइऑक्साइड गैस होती है, जब वो गाड़ी से निकलती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जो कि अम्लीय नहीं होती है, बट जब वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है एनवायरमेंट में आके, तब वो अम्लीय बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, इसी तरह फिर धातु अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो वो आपके भस्मीय या फिर क्षारकीय ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, फिर मैग्नीशियम को वायु में जलाने पर सफेद रंग की ज्वाला उत्पन्न होती है। इसी तरह फिर अगला है ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लेते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो उन धातुओं को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, जो कि अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करने के बाद लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसे उदाहरण के लिए आपका एल्यूमिनियम हो गया ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, तो ये कुछ इसके उदाहरण हैं। फिर नेक्स्ट आपका सोडियम तथा पोटेशियम ऐसे तत्व हैं जिन्हें खुले वातावरण में रखने पर इनमें आग लग जाती है बहुत जल्दी से, इसीलिए इनको केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व हैं ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में पाए नहीं जाते हैं, ये केरोसिन में हमेशा डुबा के रखा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका सोना तथा चांदी ऐसे तत्व हैं जो अत्यधिक तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करते कभी भी, क्योंकि आपने कभी नहीं देखा होगा कि सोने में जंग लगी हो, आपने कभी नहीं देखा होगा कि चांदी में जंग लगी हो। एक टाइम पे तांबे में जंग लग जाती है, बट सोना और चांदी में कभी जंग नहीं लगती, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है। ठीक है, जब तक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं होती है तब तक किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है किसी भी धातु को। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हमेशा धातु ऑक्साइड बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं। ठीक, जैसे धातु और जल की हम अभिक्रिया करवाते हैं तो धातु ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि एक O उसके साथ मिल जाएगा और वो ऑक्साइड बन जाएगा, साथ ही जो H2O में H होगा वो हाइड्रोजन गैस विमुक्त हो जाएगी। फिर इसी तरह धातु ऑक्साइड जल में विलयशील घुलनशील होते हैं और धातु हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जैसे आपने धातु और जल की अभिक्रिया करवाई तो धातु ऑक्साइड बना, अब धातु ऑक्साइड को हम जल के साथ दोबारा से अभिक्रिया करवाएंगे तो अब धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, अब OH लग जाएगा। ठीक है, धातु के साथ OH लग जाएगा, जैसे आप नीचे देख सकते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो इस तरह से है फिर ये धातु हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका सोडियम तथा पोटेशियम ठंडे जल के साथ बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करते हैं। जैसे कि हमने जाना कि ये बहुत ही ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व होते हैं और इन्हें बाहर छोड़ने पर भी आग लग जाती है, तो इसीलिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है। इसीलिए इनकी जो अभिक्रिया होती है जल के साथ वो बहुत ही तेजी से होती है, क्योंकि जल में ऑक्सीजन मिला रहता है। ठीक, इसीलिए नेक्स्ट है फिर आपका एल्यूमिनियम, लोहा तथा जिंक धातु ना ही ठंडे
पानी के साथ और ना ही गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं। ये केवल और केवल नमी के साथ या फिर भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं और धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम, लोहा, जिंक। बेसिकली सब जानते हैं कि लोहे को खुला रख दिया जाए तो वो जंग पकड़ लेता है। तो जंग पकड़ता है पानी की वजह से नहीं, वो जंग पकड़ता है हवा में नमी की वजह से। ठीक है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है फिर आपका सीसा, कॉपर, चांदी और सोना। ये कभी भी जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, क्योंकि इन पे बेसिकली जल्दी ये कम अभिक्रियाशील तत्व होते हैं। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तुम्हारा एनवायरनमेंट में एकदम मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इनमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं होती। जैसे अयस्कों के रूप में बहुत सारे धातु पाए जाते हैं, किंतु ये जो तत्व हैं ये अयस्क के रूप में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर देना कि जितने भी हमारे ज्वेलरीज होते हैं वो कितने कैरेट सोने की बनी होती है। क्या 24 कैरेट शुद्ध सोना की बनी होती हैं, या फिर 22 कैरेट, या फिर 18 कैरेट? ये कितने कैरेट की हमारे जो जेवरात होते हैं वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। ठीक है, किंतु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है यहाँ पे। परंतु मैग्नीशियम और मैंगनीज को छोड़कर ये दो ऐसे धातु हैं जिनके साथ अगर हम अभिक्रिया करवाते हैं अम्ल की तो वो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर आपका एक्वा रिजिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके साथ DBED में एक बार ऑप्शन में दिया भी गया था या फिर पूछा भी गया था। एक्वा रिजिया जो कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और नाइट्रिक अम्ल HNO3 से मिलकर बना होता है, और ये जो अनुपात होता है इनका मिलावट का वो होता है 3:1। यानी कि 3 बूंद अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की है तो उसमें से 1 बूंद होगी आपकी नाइट्रिक अम्ल की, और फिर बनता है आपका एक्वा रिजिया, जिसे हम रॉयल जल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे हम रॉयल जल भी कहते हैं, और ये प्रयोग किया जाता है सोनारों द्वारा सोने को गलाने के लिए। ठीक है, तो ये है एक्वा रिजिया। नेक्स्ट है फिर आपका कॉपर। सेकंड को गर्म करने पर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि काले रंग का बन जाता है। ठीक, नेक्स्ट है फिर आपका धनागरीकरण। अब धनागरीकरण क्या होता है, जो एल्युमिनियम होती है उस पर जब हम मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाते हैं ना, तो इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं धनागरीकरण होना। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को सभी चीजें क्लियर हुई होंगी, और ये इंपॉर्टेंट वीडियो, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी फैक्ट्स को अच्छे से याद कर लीजिएगा, या फिर आप टेलीग्राम के चैनल के साथ जरूर जुड़िए। वहां पे ये PDF आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोस लाइक दिस फॉर योर प्रिपरेशन and for getting all the updates from Delhi University. And in next video I'll be telling you some more facts of science, and as well as others like SST is left, and there are more subjects which are left to cover up. Then I'll definitely make videos on that, so you can subscribe our channel for getting all the updates from us. So thank you very much for watching this video. Let's meet in another video. Till the time you can become a part of us, and have a nice day. Bye bye.